ये कहानी भोपाल के एक पुराने मकान से शुरू होती है। एक ऐसा मकान जिसे बाहर से देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसकी दीवारों में क्या छुपा है। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये सब उस रात शुरू हुआ जिस रात बारिश की पहली बूंदें गिरी थीं। शेख परिवार नया घर लेकर अभी अभी शिफ्ट हुआ था। पिता फैजल, माँ अमीना और उनकी बेटी सोनिया। मकान बड़ा था, पर उसके साथ एक छोटा सा स्टोर रूम भी था जो बरसों से बंद पड़ा था। ताला इतना जंग लगा हुआ था कि उसे तोड़ना पड़ा। दरवाजा खुलते ही सीलन और बासी हवा की गंध कमरे में भर गई। स्टोर रूम में बस टूटी पुरानी अलमारियां, धूल भरे डिब्बे और एक कोने में रखा एक काफी पुराना टेप रिकॉर्डर था। ऐसा लगा जैसे किसी जमाने में वो काफी इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन अब बस कबाड़ जैसा पड़ा था। पर उस रात उसने खुद को कबाड़ साबित नहीं होने दिया। पहली रात जब वो लोग सोने गए, तभी करीब 12 बजे अचानक घर में खट की आवाज हुई। अमीना उठकर बाहर देखने निकली तो देखा स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर टेप रिकॉर्डर खुद चल रहा था। कोई भी बटन दबा नहीं था, लेकिन टेप घूम रहा था और उसके स्पीकर से एक टूटी, कांपती हुई औरत की आवाज आ रही थी। मुझे मत खोलना, मैं अभी जिंदा हूं। सिर्फ यही एक लाइन, बार बार, लगातार। आवाज ना इंसानी लग रही थी, ना रिकॉर्डिंग जैसी, कुछ अलग, जैसे कोई सीधा बोल रहा हो। फैजल ने डरते हुए टेप रोकने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने से कुछ नहीं हुआ। उसे प्लग से निकालना पड़ा, तब जाकर आवाज बंद हुई। तीनों ने सोचा शायद पुरानी खराब मशीन होगी, लेकिन अंदर ही अंदर सब घबरा गए थे। सुबह उन्होंने टेप को अलमारी में बंद कर दिया, पर उस रात कहानी खत्म होने की जगह और डरावनी होने लगी, क्योंकि उस रात टेप बिना बिजली के भी चल पड़ा और फिर वही आवाज गूंजने लगी, मुझे मत खोलना, मैं अभी जिंदा हूं। दूसरी रात घर का माहौल पहले से भी भारी था। सब अपने अपने कमरों में थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सोनिया बार बार अपने कमरे से बाहर झांकती, जैसे उसे डर हो कि टेप फिर से न बज उठे। अमीना ने दरवाजे बंद कर दिए थे, मानो इससे उस अजीब आवाज को बाहर रखा जा सके। लेकिन रात अपने हिसाब से चलती है, और इस घर में तो जैसे उसे कुछ कहना ही था। करीब 1 बजे पूरे घर में एक बहुत हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी, इतनी धीमी कि अगर कोई सो रहा हो तो शायद महसूस न करे। लेकिन तीनों जगह थे, इसलिए जैसे ही आवाज शुरू हुई, सब एकदम चुप हो गए। टिक टिक टिक। ये आवाज स्टोर रूम की दिशा से आ रही थी। फैजल ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। स्टोर रूम का दरवाजा इस बार बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी हलचल की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज टेबल से गिरकर फर्श पर लुढ़क रही हो। और फिर वही आवाज, मुझे मत खोलना, मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन इस बार आवाज धीमी नहीं थी, इतनी साफ थी जैसे वो औरत इस बार वहीं खड़ी होकर बोल रही हो। फैजल और अमीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे डरावनी बात यह थी, टेप रिकॉर्डर को उन्होंने दिन में खोलकर उसकी बैटरी भी निकाल दी थी, यानी उसके पास चलने का कोई तरीका होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वो चल रहा था। सोनिया डरकर मां से चिपक गई। अमीना ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई इंसान की आवाज नहीं है, ये कुछ और है। फैजल ने हिम्मत करके स्टोर रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज भी उस कमरे में गूंज गई जहां हवा तक जैसे बंद हो चुकी थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन टेप रिकॉर्डर एकदम बीच में रखा हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी, वो किसी ने उठाकर जमीन पर रखा था, अलमारी से बाहर, खुद से, जैसे कोई उसे उपयोग करना चाहता हो। अचानक कमरे में बहुत ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि सांस लेने में दर्द होने लगे। और उसी ठंड में टेप रिकॉर्डर ने अपनी आवाज बदली, मुझे मत खोलना, देर हो जाएगी। आवाज इस बार ऐसी थी कि जैसे किसी की सांसें रुक रुक कर निकल रही हों, किसी की आखिरी चेतावनी, आखिरी कोशिश। फैजल ने झटके से टेप को उठाया और बाहर ले जाकर स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रात जैसे किसी ने रोक रखी थी, न हवा चल रही थी, न पेड़ हिल रहे थे, सिर्फ उस एक लाइन की गूंज सबके दिमाग में घूम रही थी। पर असली डर सुबह सामने आया, जब उन्होंने देखा कि पूरे घर में एक पतली काली लकीर दीवारों पर खींची है, जैसे किसी ने रात में उंगलियों से निशान बनाया हो, और हर निशान एक ही दिशा में जा रहा था, स्टोर रूम की तरफ। और सबसे ऊपर दरवाजे पर उंगलियों से लिखा था, खोलोगे तो समझोगे। सुबह का उजाला घर में जरूर आया, लेकिन उसके साथ जो बेचैनी फैली वो किसी काले बादल की तरह थी। रात के उन काले उंगलियों वाले निशानों ने फैजल, अमीना और सोनिया तीनों की रूह तक जमा दी थी। फैजल ने सबसे पहले स्टोर रूम का दरवाजा चेक किया। वो अंदर से बंद था, जबकि रात में उसे ताला लगाया ही नहीं गया था। ताला बाहर लटक रहा था, लेकिन कुंडी अंदर खिसकी हुई थी।
जैसे कोई अंदर से आया हो और बंद कर गया हो। अमीना ने धीमे स्वर में कहा, इस घर में पहले कोई रहता था ना? एजेंट ने कुछ बताया नहीं। फैजल को कुछ याद आया। उन्होंने मोबाइल निकालकर उस एजेंट को कॉल किया। एजेंट पहले तो बात घुमाता रहा, लेकिन जब फैजल ने कड़ाई से पूछा तब उसने धीरे से कहा, भाई वो घर पहले एक महिला किराए पर लेती थी, अकेली रहती थी, नाम था जोया। 3 साल पहले वो अचानक गायब हो गई थी। कमरे में बस उसका टूटा टेप रिकॉर्डर मिला और स्टोर रूम से बदबू आती थी। मालकिन ने केस नहीं कराया, कहा कि लड़की शायद कहीं चली गई होगी। घर खाली पड़ा रहा। फिर आपने ले लिया। अमीना के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। जोया, ये नाम उन्होंने कहीं सुना था। तभी सोनिया ने कांपते हुए कहा, अम्मी, वो छोटी जो टेप के अंदर मिली थी वो किसी इंसान की नहीं लगती थी। बहुत पुरानी थी और सड़ी हुई थी, जैसे किसी की कटी हुई चोटी जो बरसों कैद रही हो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक स्टोर रूम का दरवाजा बहुत हल्के से खटखटाया। एक लंबी सी फुसफुसाती आवाज दरवाजे के पार से आई। अमीना चिल्लाने ही वाली थी कि फैजल ने उन्हें पीछे किया और दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? अंदर से कोई बोलता नहीं, लेकिन कुछ गिरने की आवाज आई। घिस तप, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटते हुए दरवाजे तक ला रहा हो। मकान के अंदर अचानक इतनी ठंड फैल गई कि जैसे सर्दी नहीं बल्कि कोई बर्फीली सांस उन पर चल रही हो। सोनिया ने रोते हुए कहा, अब्बू, ये कोई इंसान नहीं है, इस कमरे में कोई है। फैजल अब डर से ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने दरवाजे का ताला खोलकर उसे धक्का दिया। कमरा अंदर से पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। एक छोटा सा बल्ब था, लेकिन वो हल्की हल्की झिलमिला रहा था, जैसे कुछ उसे बुझा रहा हो। और कमरे के बीचों बीच वही टेप रिकॉर्डर, लेकिन इस बार वो खुद चल नहीं रहा था, बल्कि उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, सिर नीचे झुका हुआ, बाल फर्श पर फैले हुए, जैसे कोई वहां घुटनों पर बैठकर कुछ तलाश रहा हो। सोनिया को अचानक याद आया उसकी छोटी, और तभी वो आकृति धीमे से उठी। उसके बाल नीचे गिरकर जमीन पर फैल गए, इतने लंबे कि जैसे इंसानी बाल न होकर किसी जंगली चीज के हों। उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली धुंध, और उसी धुंध से आवाज निकली, मुझे मत खोलना, मैं अभी जिंदा हूं। अमीना ने चीख मारकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद अंदर की तरफ खिंच गया, जैसे किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया हो। फैजल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धकेला, पर दूसरी ओर से किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा था, और अंदर से आवाज आई, मैं जोया और मैं वापस आना चाहती हूँ। भीतर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। टेप रिकॉर्डर धीरे धीरे चालू हो गया और एक नई लाइन बजने लगी, मेरी चोटी दे दो वरना मैं तुम्हारी बेटी की ले जाऊंगी। स्टोर रूम के अंदर से आ रही उस आवाज ने पूरे घर का खून जमा दिया था। फैजल, अमीना और सोनिया तीनों दरवाजे से चिपक कर खड़े थे, लेकिन कमरे के अंदर की अंधेरी ताकत उन्हें खींच रही थी। टेप रिकॉर्डर लगातार वही लाइन बजा रहा था, मेरी छोटी दे दो वरना मैं तुम्हारी बेटी की ले जाऊंगी। अमीना ने घबराकर सोनिया को पीछे किया, नहीं, मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन आंखों में एक मां की आग थी। अचानक कमरे के अंदर से कोई चीज फर्श पर रेंगती हुई दरवाजे तक आई। टप टप टप, बल्ब की पीली रोशनी में कुछ चमका। वो वही पुरानी सड़ी हुई चोटी थी जो उन्होंने कल टेप में से निकाली थी। अब वो खुद ब खुद दरवाजे के सामने पड़ी थी, जैसे किसी ने वापस सौंपने के लिए ठोकर मारी हो। अमीना कांपते हुए पीछे हट गई। फैजल ने डर और हैरानी से पूछा, तुम्हें ये छोटी ही चाहिए? अंदर सन्नाटा था। फिर फुसफुसाती हुई आवाज आई, हाँ, ये मेरी थी, मेरे साथ काट दी गई थी, मुझे यहाँ कैद रखने के लिए, मुझे खुद से दूर किया गया था। मेरी चोटी मुझे लौटाओ वरना मैं तुम्हारी बच्ची ले जाऊंगी। कमरा इतना ठंडा हो गया कि जैसे वहां कोई सांस लेती बर्फ मौजूद हो। सोनिया की आंखों में डर नहीं, बल्कि कहीं गहरे एक बेचैन सा प्रश्न था, अम्मी, ये कौन है? ये हमारी बेटी को क्यों ले जाएगी? अमीना ने उसे कसकर पकड़ा, बेटी, कुछ भी हो जाए हम तुझे किसी के हवाले नहीं करेंगे। फैजल ने हिम्मत बटोरी, छोटी को उठाया और दरवाजा थोड़ा सा खोला। कमरे से इतनी काली हवा बाहर निकली कि मानो किसी ने गला पकड़ लिया हो। अंदर वही धुंधली आकृति कोने में खड़ी थी। अब उसका चेहरा कुछ दिखाई दे रहा था, आंखें बस काले गड्ढे, और चेहरा इतना फीका कि जैसे उसमें खून ही ना हो। फैजल ने कांपती आवाज में कहा, ले जाओ अपनी छोटी
और हमें छोड़ दो। छोटी हाथ से छूटकर जैसे हवा में तैरने लगी, धीमे से उठी, फिर कमरे के बीच पहुंचकर उस आकृति के बालों से जुड़ गई, जैसे किसी ने उसका कटा हुआ हिस्सा वापस सी दिया हो। और उसी पल कमरे का तापमान अचानक बढ़ा। टेप रिकॉर्डर खुद बंद हो गया, बल्ब तेज रोशनी में चमक उठा, सब कुछ शांत। फैजल और अमीना ने राहत की सांस ली कि शायद सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी कमरे में रखे पुराने टेबल पर कुछ गिरा धड़ाम से। वो एक बर्तन था और उसके नीचे दबा एक कागज का टुकड़ा। सोनिया ने झुककर उसे उठाया। उसमें लिखा था, मुझे मेरी छोटी जरूर मिली, पर मेरी मौत की असल वजह आज भी इस कमरे में है। जिस रात मेरी छोटी काटी गई, मैं अकेली नहीं थी और वो आज भी यहाँ है। अमीना ने फौरन पूछा, क्या मतलब है इसका? उसी समय कमरे की दूसरी दीवार पर कुछ उभरा, जैसे नाखूनों से किसी ने अंदर से खरोंच कर लिखा हो, मैं तो आजाद हो गई, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फैजल हैरान रह गए। कौन? कमरे के बिल्कुल पीछे, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, कोई बैठा हुआ था। छोटी वाली औरत नहीं, कोई दूसरा, जैसे कोई बूढ़ा या शायद जार जार सांसें लेता हुआ इंसान, जो जीवित भी था और मृत भी। वो धीरे धीरे उठने लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो उसी रात शुरू हुआ जब अमित ने तय कर लिया कि अब इस टेप रिकॉर्डर का अंत कर देना ही ठीक है। घर में रात के करीब 2:30 बजे का समय था। बाहर एक अजीब सी चांदनी पसरी थी, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज घर की दीवारों पर टंगी बैठी हो। अमित धीरे से उठा, टेप रिकॉर्डर को दोनों हाथों में उठाया और स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और गुस्सा था। वह बार बार खुद से कह रहा था, इसका खात्मा करना ही पड़ेगा, वरना यह हमें मारकर छोड़ेगा। हॉल के बीचों बीच रखा टेप रिकॉर्डर अपने आप वहां आकर गिरा, जैसे उसे किसी ने अदृश्य हाथों से वहां फेंका हो। उसने बिना छुए खुद प्ले होना शुरू कर दिया। टेप की आवाज पहले से कई गुना साफ थी, डरावनी, जिंदा और सीधी उसके दिमाग में उतरती हुई। मैं निकली नहीं, मैं पहले से बाहर हूं, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। अमित के कान सुन्न हो गए। वह धीरे से पीछे मुड़ा। हॉल खाली था।